बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पहले हमने देखा था कि डीएनए को डिस्कवर किया था रोज़लैंड फ्रैंकलिन ने। उसने फोटोग्राफिक फिल्म पे सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशनल डायग्राम का बताया था कि इस तरह का डीएनए डबल हेलिकल होगा, लेकिन उसी टाइम 1953 में ही दो साइंटिस्ट वाटसन और क्रिक उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में ये काम कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि मिलता जुलता काम उसी तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का डिस्कवर किया और उसको पब्लिश करा दिया बिफोर रोज़लैंड फ्रैंकलिन। काम दोनों का सेम था, लेकिन पब्लिश इन्होंने कराया, इसलिए क्रेडिट इनको जाता है। इन्होंने क्या बताया था कि जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो सिंपल डबल हेलिकल होता है, यानी कि दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रेट नहीं होते बल्कि स्प्रिंग की फॉर्म में होते हैं, और ये दोनों स्ट्रैंड बेस पेयर्स की मदद से आपस में जॉइंटेड होते हैं। जैसा कल हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था, तो उसके 3 स्ट्रक्चर थे, एक शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। वो जो बेसिस थी, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो सेंटर में जो हमें स्ट्रैंड नज़र आ रहे हैं वो बेसिस हैं जो आपस में अटैच हैं, और जो मेन 2 स्ट्रैंड्स हैं वो शुगर और फास्फेट की बैकबोन है। साथ लिखा भी गया है शुगर फास्फेट बैकबोन, 2 आउटसाइड स्ट्रैंड्स और इनसाइड पे बेसिस है। अब ये बेसिस कैसे मिलती हैं कि एक प्यूरिन होती है और एक पायरीमिडीन। जैसा कि हमने देखा था, एक डबल रिंग है और एक सिंगल रिंग है। प्यूरिन्स डबल रिंग होती हैं, इसलिए अगर दोनों डबल रिंग आपस में अटैच हो जाएं तो उस जगह से डायमीटर ज़्यादा हो सकता है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए एक प्यूरिन और एक पायरीमिडीन का होना लाजमी है। और इस सारे प्रोसेस में एडेनिन, जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा था, हमेशा थायमीन के साथ बांड बनाते हैं और इनमें 2 बांड बनते हैं, जबकि दूसरी साइड पे गवानीन साइटोसिन के साथ बांड बनाती है और इसमें कितने 3 बांड बनते हैं। इस तरह ये 2 और 3 हाइड्रोजन बांड इस जगह पे बनते हैं और इजीली ये स्ट्रक्चर हेलिकल बनता जाता है। अब इसमें मज़ीद देखें तो एक माइनर ग्रुप बनता है ये वाला, और एक मेजर ग्रुप ये, और इधर तक एक टर्न कंप्लीट होता है। इस तरह मुख्तलिफ जो टर्न होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। अब ये टर्न बनने की वजह से जो एडेनिन और थायमीन, यानी कि एडेनिन वाले बेसिस और थायमीन वाले, इन दोनों का प्रोपोर्शन सेम होगा, क्योंकि जितनी एडेनिन होंगी उतनी ही थायमीन होंगी, तो दोनों में बॉन्ड करना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अलावा इसको स्ट्रेट करके देखें या फिर किसी तरह डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, तो जो सेंटर में डायामीटर होगा इन दोनों मेन स्ट्रैंड के सेंटर में जिधर बेसिस होंगे वो 2 नैनोमीटर होगा, और ये दोनों बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए अटैच होती हैं। अब इन दोनों स्ट्रैंड्स की अगर बात करें तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ये तो हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रेट करके देखें तो इजीली समझ आ जाएगी कि एक स्ट्रैंड ये 5 to 3 जा रहा है तो दूसरा 3 to 5, यानी कि दोनों एक दूसरे, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, दूसरा नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये एंटी पैरेलल है। गवानीन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रही है, थायमीन एडेनिन के साथ, और इस तरह इनका डायमीटर जो 2 था वो बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसके अलावा 0.34 नैनोमीटर, ये कौन सा डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है 2 बेसिस के दरमियान, यानी कि जैसा कि ये गवानीन और साइटोसिन है और ये थायमीन और एडेनिन, इधर से लेके इधर तक जो डिफरेंस होगा, ये जो लेंथ है इसको हम नाम देंगे 0.34 नैनोमीटर। इसी तरह अगर हमने काउंट करना हो कि 10 बेस पेयर में कितना है, तो वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.54 नैनोमीटर में, और वो इधर काउंट किया जा सकता है कि एक जो टर्न होता है उसमें 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है, और उसमें 2 ग्रुप आते हैं, एक मेजर और एक माइनर। मेजर ग्रुप ये दिखाया गया है और माइनर ग्रुप ये दिखाया गया, और इन दोनों में ये 0.34 नैनोमीटर डिफरेंस दिखाया गया। इस तरह उन्होंने बताया था डीएनए का स्ट्रक्चर, जो कि अभी तक एक्सेप्टेड है और इसी तरह प्रेजेंट होती है बेसिस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन तो एक बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ मॉडल पढ़ेंगे कि ये किस तरह रेप्लिकेट करते हैं। तो 3 मेथड है, एक कंजर्वेटिव मॉडल है, एक सेमी कंजर्वेटिव है और एक डिस्पर्सिव मॉडल है। अब इन तीनों को स्टडी करते हैं कि इनमें कौन सा एक्सेप्टेड है और कौन से रिजेक्टेड है।
तो इस डायग्राम में तीनों मॉडल दिखाए गए हैं। सबसे पहला है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी का मतलब होता है हाफ। अब इस मॉडल में अगर देखें ये पेरेंटल डीएनए जैसे ही रेप्लिकेट हुआ है 1 से 2 सेल बनी, तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं। सेमी का मतलब है हाफ, यानी कि हाफ हाफ हो गए हैं। एक इस सेल में चला गया है और एक इस सेल में, और साथ में ब्लू वाला ये जो न्यू बना है, इस तरह क्या हुआ है कि जो डीएनए था वो हाफ टू कंजर्व रहा है, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव, और हाफ न्यू बन गया। इसी तरह जब नेक्स्ट जनरेशन में आएगा तो ये दोनों सेपरेट होंगे। अब इसमें जो पेरेंटल था वो सिर्फ एक में ही आएगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं और ये ब्लू दोनों नए बने। इस तरह ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू डीएनए रेप्लिकेट होता है। एक मॉडल ये था। अब दूसरा मॉडल था कंजर्वेटिव, कंजर्व रहना, इनके जो पेरेंटल डीएनए वो उसी तरह रहता है और उससे मिलती जुलती काफ़ी एक और बन जाती है। यानी कि ये पेरेंटल सेल था, ये डिवाइड हुआ 2 में, और इसमें ये पेरेंटल कंजर्व रहा है जबकि ये न्यू बन गया। अब इसमें नेक्स्ट आगे देखें तो ये कंजर्व इसी तरह इधर रहा है और साथ न्यू बन गया। अब ये पेरेंटल था तो इसमें ये पेरेंटल कंजर्व रहा है और ये साथ न्यू बन गया। और थर्ड मॉडल क्या शो करता है? डिस्पर्सिव मॉडल, इनके डिस्पर्स हो जाना, बिखर जाना। अब ये पेरेंटल था, अब ना तो ये इसकी तरह कंजर्व रहा है और ना इसकी तरह सेमी कंजर्वेटिव था, बल्कि क्या हुआ है कि दोनों जो ऑफस्प्रिंग बने हैं, दोनों सेल बने हैं, इनमें ये पेरेंटल डीएनए हाफ हाफ, थोड़े थोड़े जो पीसीज हैं वो पेरेंटल के हैं और थोड़े थोड़े पीसीज जो हैं वो न्यू डीएनए के। इनके डिस्पर्स हो गया ये सारे का सारा डीएनए, और इस तरह ये मॉडल शो करता है। अब इन तीनों में जब देखा गया तो जो एक्सेप्ट हुआ वो सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि डीएनए हमेशा खसूसियात हाफ हाफ जाती हैं। अगर हम मियोसिस या माइटोसिस देखें, फर्टिलाइजेशन हमने देखी हुई है कि हाफ खसूसियत जो होती हैं वो फादर से आती हैं और हाफ मदर से, तो वो इसी सूरत में पॉसिबल है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल हो, यानी कि ये हाफ एक से आए और हाफ दूसरे पेरेंट्स से, और इस तरह ये खसूसियत आगे ट्रांसफर हो सकती है। इस तरह अगर हो तो सिर्फ एक पेरेंट की होंगी, और अगर इस तरह हो तो फिर कुछ भी हो सकता है, यानी कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ सकती है। इसलिए सेमी कंजर्वेटिव एक्सेप्टेड है, और इसको एक्सेप्ट करने से पहले साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट इधर दिखाया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको शो करता है, और ये था मिजरसन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये एक्सपेरिमेंट किया था 1958, यानी कि 5 साल बाद जब डीएनए डिस्कवर। इन्होंने बैक्टीरिया इकोलाई पे वर्क किया था, और चूँकि बैक्टीरिया में जो डीएनए बना हुआ था उसमें नाइट्रोजन 14 थी, तो इन्होंने क्या किया, आइसोटोप बनाया नाइट्रोजन का, जिसमें जो नाइट्रोजन थी वो 15 वाली ऐड की, और इस तरह बैक्टीरिया ग्रो किए N15 वाले। जो नॉर्मल होते थे हर जगह पे वो 14 वाले थे, लेकिन उन्होंने उन बैक्टीरिया के डीएनए में N15 ऐड कर दिया, और इस तरह इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या यूज़ किया, सीजियम क्लोराइड। ये आगे देखते हैं कि क्या करता है। ये एक डेंसिटी ग्रेडियंट है, यानी कि जब ट्यूब में होता है तो ऊपर इसकी डेंसिटी लो होती है, नीचे हाई होती है, और जो भी इसमें मॉलिक्यूल होगा वो अपनी डेंसिटी के हवाले से अपनी स्पेसिफिक प्लेस पे जाके अरेंज होगा। जब बैक्टीरिया के डीएनए को स्टडी किया गया तो जो जिनमें नाइट्रोजन 15 थी वो हैवीएस्ट थी, और सीजियम क्लोराइड में बेस पे नीचे बैठती थी, और जो N14 थी वो लाइट थी, वो टॉप पे चली जाती थी। अब इस एक्सपेरिमेंट को एक डायग्राम से शो किया गया, यानी कि ये जो बैक्टीरिया बनाए थे N15 वाले, इनको क्या किया, सबसे पहले इनको शेक किया गया, डेंसिटी के हवाले से सीजियम क्लोराइड में इनको सेपरेट किया गया। जब रोटेट किया तो चूँकि ये हैवी था तो सारे के सारे जो डीएनए थे वो बेस में आ गए, इस जगह पे अकोमोडेट हो गए। फिर 20 मिनट बाद चूँकि बैक्टीरिया डिवाइड कर जाते हैं, ये जनरेशन 0 थी ये वाली, यानी कि ये फर्स्ट। फिर जनरेशन 1 20 मिनट बाद देखा तो क्या हुआ कि ये दोनों थोड़े से ऊपर आ गए, जो ये शो करता है कि ये सेमी कंजर्वेटिव है, कि दोनों में हाफ हाफ जो डीएनए था वो 15 वाला था और हाफ हाफ 14 वाला, क्योंकि ये जिधर ग्रो कर रहे थे वो मीडियम N14 मिल रहा था, कि
जो नया डीएनए बनेगा वो 14 बनेगा। फिर दोबारा 20 मिनट बाद देखा तो जनरेशन 2 आई, जिसमें रिजल्ट कुछ इस तरह से था, यानी कि 50% तो इसकी इक्वल आए और 50% लाइक होगी। अब ये क्या शो करता है, इधर है जनरेशन 2, इधर से ये वाला सेमी कंजर्वेटिव के थ्रू इधर आ गया और ये वाला सेमी कंजर्वेटिव के थ्रू इधर आ गया, और साथ दोनों के 14 एक इधर भी सेम, यानी कि इधर 4 जब सेल बने उनमें से 2 ऐसे थे जो मिक्सचर थे और 2 न्यू थे जो N14 वाले थे। इसलिए 50-50% हो गया कि 50% ये साइडों वाले सेंटर में आ गए और 50% टॉप में चले गए। इसी तरह जब जनरेशन आगे चलती जाती है सेमी कंजर्वेटिव के थ्रू जो प्रोपोर्शन है N15 का वो कम होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता N14 का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता जाता है। इससे क्लियर हो गया था कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो ट्रू